अब इम्प्रोवाइज्ड मोमेंट से लेकर एक्टर्स का रिजेक्ट हो जाना, मार्वल के रोल में आना उतना आसान नहीं है। इनमें से कुछ मार्वल हीरोज तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने रोल के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया था। तो अगर आपको जानना है कि आपके फेवरेट MCU कैरेक्टर्स को कैसे कास्ट किया गया था, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। अब टॉम हॉलैंड ने उसके ऑडिशन में जो किया वो करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। वो सिर्फ क्रिस इवांस के साथ एक रूम में ही नहीं था, बल्कि उसने उसके सामने फ्लिप किया और उसका वेब स्लिंगिंग एथलेटिसिज्म भी दिखाया। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ जब उसका स्क्रीन टेस्ट हो रहा था, टॉम ने उसके डायलॉग्स खुद इम्प्रोवाइज किया। इसके बावजूद जब उसके एजेंट ने उसको मना किया था। 7 महीनों की ऑडिशनिंग के बाद मार्वल ने टॉम हॉलैंड को हमारे नए स्पाइडरमैन के लिए चुना। अब एक मार्वल फैन से अच्छा कास्ट कौन होगा एक मार्वल फिल्म के लिए? इमान वेलानी ऑब्सेस्ड हो चुकी थी मार्वल कॉमिक्स से, स्पेशली मिस मार्वल के कैरेक्टर से, और मिस मार्वल के रोल के लिए ही कास्ट हो जाना उसके लिए एक ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट था। वेलानी के आंट ने उसको कास्टिंग कॉल के बारे में बताया था। Super sketchy. I don't know what casting calls look like. उसने रात के 3 बजे उसका ऑडिशन टेप उनको भेजा और इसके 3 महीने बाद उसे पता चला कि उसको मिस मार्वल का रोल मिल चुका है। अब क्या आप सोच सकते हो कि क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा MCU में कोई और गॉड ऑफ थंडर का रोल प्ले कर सकता है? वेल तो ऐसा होने वाला था। उन्होंने पहले क्रिस हेम्सवर्थ को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसका ऑडिशन बहुत खराब था। I think my audition sucked. I think that was the response I got. हेम्सवर्थ ने उसके ऑडिशन में कुछ ऐसा कहा था। Wait, when I discovered an especially rare breed of butterfly. तो हम समझ सकते हैं कि उसको सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ का छोटा भाई लियाम हेम्सवर्थ को ऑलमोस्ट ये रोल मिलने वाला था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो इस रोल के लिए बहुत यंग था। और क्रिस हेम्सवर्थ को दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया गया और दूसरी बार में उसने कर दिखाया। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बहुत डिफरेंट देखने को मिल सकता था। डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन को पता था कि उनको किसे डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में चाहिए। उनके लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच हमेशा इस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस था। लेकिन इसके बावजूद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक कमाल का ऑडिशन दिया और उसके बाद उन्हें इस रोल के लिए ऑफर किया गया। लेकिन इस वक्त वो ये रोल नहीं प्ले कर सकता था क्योंकि उस वक्त वो एक अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लेकिन मार्वल इस रोल के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच को ही चाहते थे, तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच को इस रोल में लाने के लिए उन्होंने मूवी की प्रोडक्शन को ही डिले कर दिया। और अब हम देख सकते हैं कि उनका डिसीजन एकदम सही था। अब हमें यहाँ एक डिफरेंट ब्लैक विडो देखने को मिलता। ब्लैक विडो के रोल के लिए पहले एमिली ब्लंट को कास्ट किया गया था, जिससे स्कारलेट जोहानसन बहुत निराश हो गई थी क्योंकि वो जॉन फेब्रॉय और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ काम करना चाहती थी और फिर उसको ये रोल नहीं मिला था, इसलिए वो बहुत निराश हो गई थी। लेकिन एमिली ब्लंट के साथ उनका स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया था, जिससे स्कारलेट जोहानसन को एक और मौका मिला और फिर स्कारलेट जोहानसन के परफॉर्मेंस से सब खुश थे। अब चैडविक बोसमैन हर एक पहलू से एक ट्रू किंग था। बोसमैन ने पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ड्रेक्स के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो उस कैरेक्टर के लिए एक राइट फिट नहीं था। उनके कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था कि बोसमैन ने उस कैरेक्टर को एक किंग की तरह प्ले किया था। जो ड्रेक्स के कैरेक्टर में तो फिट नहीं बैठता, लेकिन एक और कैरेक्टर में फिट बैठता है जिसको उन्होंने 2 साल बाद इंट्रोड्यूस किया था। When it came time to cast Black Panther, I was very sure of him for that role. अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ऑडिशन वैसा ही गया था जैसा हमने सोचा था। उसके पास करिश्मा और चार्म है और उस दिन उसने सबकी चेहरे पर हंसी लाया था। डाउनी उस माइंड सेट से वहाँ गया था कि उसके अलावा कोई इस रोल को नहीं प्ले कर सकता। अब इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हायर करना उनका एक बहुत अच्छा मूव था। I think hiring Robert Downey Jr. was the best decision we've ever made. अब क्रिस प्रैट ने स्टार लॉर्ड के पहले कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। By the time you do, Jimmy could be dead. How do you know he isn't already? Well, I don't. I'm not going to sit around here and wait for someone to tell me. लेकिन उसको कैप्टन अमेरिका का रोल नहीं मिला और उसे स्टार लॉर्ड का रोल भी नहीं मिलने वाला था क्योंकि जेम्स गन ने साफ मना कर दिया क्रिस प्रैट को ऑडिशन देने से भी। I went to James and he said, Chris Pratt, no way, he's totally wrong. आखिर में जेम्स गन मान गए और क्रिस को ऑडिशन देने दिया और 10 सेकंड के बाद जेम्स गन ने कास्टिंग डायरेक्टर सारा फिन की तरफ देखा और कहा ही इज द गाय। क्रिस प्रैट और डेव बॉटिस्टा के स्क्रीन टेस्ट पर भी काफी मजेदार इंप्रूव देखने को मिला था और हम देख सकते हैं कि क्यों जेम्स गन का माइंड इतनी जल्दी चेंज हो गया था।
अब केरन गिलन ने पहले कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में एजेंट 13 के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस में कुछ और ही देखा। Karen was someone who was an incredibly grounded and solid actor. जब उन्होंने उसे नेबुला के रोल में वापस बुलाया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको अपना स्कॉटिश एक्सेंट ही यूज करने देंगे, जो आप इस ऑडिशन टैप में भी सुन सकते हो। The disdain that brims on you for our way of life, but I am at my brink. जेम्स गन ने कहा था कि केरन गिलन का ऑडिशन उनके लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे एक्टर्स में से सबसे फेवरेट ऑडिशन था। अब एंथोनी मैकी हमेशा से उनके लिए फर्स्ट चॉइस था फाल्कन के रोल के लिए, और उन्होंने जल्दी से उसे ये रोल किया और उसको ऑडिशन भी नहीं देना पड़ा, और ये चीज हमें मार्वल में ना के बराबर देखने को मिलता है। हालांकि मैकी ने आयरन मैन 3 में मैंडरिन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, जिसके वजह से उसने विंटर सोल्जर के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स का अटेंशन ले लिया था। अब हम सोच भी नहीं सकते MCU कितना डिफरेंट हो सकता था अगर ये चीजें थोड़ी सी भी अलग होती। इन एक्टर्स ने साबित कर दिया कि क्यों वो इन कैरेक्टर्स को डिजर्व करते हैं। इनमें से कौन सा ऑडिशन आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा, कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।